नमस्कार। आज 8 फरवरी 2026 की कुछ ऐसी सुर्खियों पर बात करेंगे जो अलग-अलग तो लगती हैं, लेकिन मिलकर एक बड़ी कहानी कहती हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स है, वो एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाते हैं जो ज्ञान, शक्ति और खेल तीनों मैदानों पर एक साथ अपनी पहचान बना रहा है। चलिए इन घटनाओं की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है। बिल्कुल। आज की बातचीत सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने के लिए है कि तो क्या। ये घटनाएं अपने आप में तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखते हैं तो देश की बदलती महत्वाकांक्षाओं और क्षमताओं का एक पैटर्न नजर आता है। तो शुरुआत शिक्षा से करते हैं, जहां एक बहुत बड़ा वैश्विक सम्मान भारत आया है। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। ये वाकई एक शानदार उपलब्धि है। ये शानदार से कहीं ज्यादा है। देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये असल में भारत की सॉफ्ट पावर का एक नया आयाम है। हम दुनिया में योग, सिनेमा और खाने के लिए तो जाने ही जाते हैं, पर अब हमारी शिक्षा प्रणाली भी। हाँ, अब हमारी शिक्षा प्रणाली भी एक तरह का सांस्कृतिक निर्यात बनती जा रही है। रूबल नागी का ये पुरस्कार इसी बदलाव का प्रतीक है, जहां भारतीय शिक्षक अब सिर्फ अपने छात्रों को ही नहीं, बल्कि दुनिया को सिखाने की मिसाल बन रहे हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन इससे एक सवाल उठता है, क्या ऐसे एक दो बड़े पुरस्कारों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे लाखों शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर कोई फर्क पड़ता है, जैसे कम वेतन या संसाधनों की कमी? या ये सिर्फ एक अच्छी हेडलाइन बनकर रह जाता है? सवाल बहुत वाजिब है। जाहिर है, एक पुरस्कार पूरे सिस्टम की समस्याएं हल नहीं कर सकता, लेकिन यह एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम जरूर करता है। जब रूबल नागी जैसी शिक्षिका को वैश्विक मंच मिलता है, तो वो पूरे पेशे के लिए एक प्रेरणा बनती हैं। अच्छा। इससे सरकार और समाज पर भी एक दबाव बनता है कि वे शिक्षकों के महत्व को समझें। साथ ही यह दुनिया भर के शिक्षा विशेषज्ञों का ध्यान भारत में हो रहे इनोवेशन की तरफ खींचता है, जिससे भविष्य में सहयोग और निवेश के रास्ते खुल सकते हैं। तो ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, एक दरवाजा है। बिल्कुल, एक दरवाजा। मतलब ये एक उम्मीद की किरण है जो पूरे सेक्टर को रोशन कर सकती है। जी। शिक्षा की ही बात को आगे बढ़ाते हैं, एक और बड़ी कामयाबी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी IIFT ने टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान। और ये भी एक बहुत गहरी बात कहता है। भारत में जब भी बी स्कूल की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले IIMS का नाम आता है ना? हाँ, बिल्कुल। IIFT का इस रैंकिंग में टॉप पर आना दिखाता है कि भारत में मैनेजमेंट की पढ़ाई अब सिर्फ जनरल मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रही है। विदेशी व्यापार जैसे खास विषयों में महारत हासिल करना अब कितना जरूरी हो गया है। तो IIFT की ऐसी क्या खासियत है जो उसे इस रैंकिंग में दूसरों से आगे ले गई? क्या ये सिर्फ उनके कोर्स के डिजाइन की वजह से है? इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। पहला, IIFT का फोकस बहुत स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ओके। आज जब भारत मेक इन इंडिया और दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है, तो ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो वैश्विक सप्लाई चेन, ट्रेड लॉ, इन सब को समझते हों। IIFT इसी जरूरत को पूरा कर रहा है। और दूसरा कारण? दूसरा, उनकी फैकल्टी में इंडस्ट्री के लोगों का बहुत दखल है, जिससे छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी मिलता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरूरी वर्कफोर्स तैयार करने की बात है। यानी ये रैंकिंग सिर्फ एक एकेडमिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के आर्थिक लक्ष्यों के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हमारे संस्थान वैश्विक रैंकिंग में टॉप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें छात्रों को परीक्षा के तनाव से निकालने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की जरूरत पड़ रही है। नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा 2026 का 9वां संस्करण हुआ, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अजीब द्वंद है। एक तरफ उत्कृष्टता की दौड़ है और दूसरी तरफ उस दौड़ में पिस रहे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। 4.5 करोड़? हाँ, 4.5 करोड़ लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ना ये नहीं दिखाता कि ये कार्यक्रम कितना सफल है, बल्कि ये दिखाता है कि हमारे समाज में परीक्षा को लेकर डर और तनाव कितना गहरा है। ये सिर्फ छात्रों का तनाव नहीं है। नहीं, ये माता पिता का, पूरे परिवार का तनाव है। तो क्या परीक्षा पे चर्चा जैसी पहल इस समस्या का सही समाधान है, या ये सिर्फ एक बड़े घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है? देखिए, इसे दोनों तरह से देखा जा सकता है।
एक स्तर पर यह बहुत जरूरी संवाद है। ये पहली बार है कि इतने ऊंचे स्तर पर इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि नंबर ही सब कुछ नहीं होते और मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। ये उस चुप्पी को तोड़ता है। बिल्कुल, उस चुप्पी को तोड़ता है जो परीक्षा के तनाव के इर्द गिर्द बनी रहती है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो असली सवाल यह है, क्या हम अपने मूल्यांकन के तरीके यानी एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलने के लिए तैयार हैं? जब तक सफलता का पैमाना सिर्फ 3 घंटे की परीक्षा में मिले नंबर रहेंगे, तब तक ये तनाव बना रहेगा। तो ये कार्यक्रम एक अच्छी शुरुआत है, पर मंजिल अभी बहुत दूर है। और शायद छात्रों का यही मानसिक स्वास्थ्य और दृढ़ संकल्प हमें हमारे अगले विषय पर लाता है, जो मानवीय जज्बे से जुड़ा है। लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल अलग क्षेत्र की बात करते हैं, देश की ताकत। 2026 में भारत सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का चौथा सबसे मजबूत देश बन गया है। हाँ, और ये रैंकिंग अब सिर्फ सैनिकों की संख्या या टैंकों की गिनती पर आधारित नहीं है। अच्छा। आज के दौर में सैन्य शक्ति का मतलब बहुत बदल गया है। इसमें टेक्नोलॉजी, रक्षा बजट, देश की भौगोलिक स्थिति और वैश्विक प्रभाव जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बड़ा फैक्टर है, तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बाहर से खरीदे गए आधुनिक हथियारों के बारे में है? नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। अब महत्व इस बात का है कि आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी कितनी है। इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, यानी ऐसी तकनीक जो आपकी मौजूदा ताकत को कई गुना बढ़ा दे। जैसे भारत का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक। इसका मतलब है कि हमारी सेना को जीपीएस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, जो युद्ध के समय बंद किया जा सकता है। अच्छा। या फिर ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये आत्मनिर्भरता हमें वैश्विक सप्लाई चेन के झटकों से बचाती है और एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने की ताकत देती है। चौथे स्थान पर पहुंचना इसी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तो ये सिर्फ हार्ड पावर का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि स्मार्ट पावर की तरफ एक कदम है। यहाँ पर शायद हमें हार्ड पावर और स्मार्ट पावर का फर्क समझना चाहिए। बिल्कुल। आसान शब्दों में हार्ड पावर आपकी सैन्य और आर्थिक ताकत है, मतलब डराने या मजबूर करने की क्षमता। और स्मार्ट पावर, जबकि स्मार्ट पावर आपकी कूटनीति, संस्कृति और नीतियों का वो आकर्षण है जिससे दूसरे देश खुद आपके साथ जुड़ना चाहें। हमारी सैन्य ताकत हमारी हार्ड पावर है, लेकिन जब हम आपदा में किसी पड़ोसी देश की मदद के लिए अपनी नौसेना भेजते हैं, तो वो स्मार्ट पावर का इस्तेमाल होता है। तो ये रैंकिंग दिखाती है कि भारत के पास अब दोनों का संतुलन है। हाँ, एक तरह से। और इसी संतुलन का एक और पहलू है मानवीय जज्बा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एकांकागुआ अभियान को हरी झंडी दिखाई है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से बहुत अलग लगता है, पर इसके पीछे का संदेश जुड़ा हुआ है। इस तरह के अभियान सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की सहनशक्ति, योजना, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन है। जब एक भारतीय टीम दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में से एक पर तिरंगा फहराती है, तो यह दुनिया को एक संदेश देता है कि भारतीय नागरिक मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। यह संघर्ष के बारे में नहीं, बल्कि मानवीय उपलब्धि और राष्ट्रीय गौरव के बारे में है। यह भी सॉफ्ट पावर का ही एक रूप है। एक तरफ सैन्य आत्मनिर्भरता और दूसरी तरफ मानवीय साहस। और अब उस मैदान पर आते हैं जहां भारत ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है, क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर U19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है, और ये छठी बार है। छठी बार। यह आदत शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। U19 स्तर पर 1-2 बार जीतना संयोग हो सकता है, लेकिन 6 बार जीतना ये एक मजबूत सिस्टम की निशानी है। सिस्टम से आपका क्या मतलब है? मतलब ये दिखाता है कि भारत का घरेलू क्रिकेट ढांचा, यानी जमीनी स्तर पर प्रतिभा को खोजना और उसे निखारने का सिस्टम कितना बेहतरीन काम कर रहा है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। हम अक्सर फियरलेस क्रिकेट यानी निडर क्रिकेट की बात सीनियर टीम के संदर्भ में करते हैं। क्या ये U19 की जीत दिखाती है कि ये मानसिकता अब सिर्फ ऊपर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे युवा खिलाड़ियों की डीएनए में आ चुकी है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। ये सिर्फ ढांचे की मजबूती नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव को भी दर्शाता है। पहले के युवा खिलाड़ी शायद बड़े मंच के दबाव में बिखर जाते थे, लेकिन अब के खिलाड़ी आईपीएल की वजह से। हाँ, आईपीएल जैसी लीगों में खेलकर कम उम्र में ही बड़े सितारों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं और दबाव झेलना सीख जाते हैं। वे बड़े मंच से डरते नहीं, बल्कि उस पर हावी होना चाहते हैं। ये निडरता अब हमारे क्रिकेट की पहचान बन गई है, जो सीधे
अंडर 19 लेवल से शुरू होती है। और जीत का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा WPL खिताब जीता है। और WPL की सफलता को सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह देखना बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, ये भारत में महिला खेलों के लिए क्रांति जैसा है। हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसके 3 बड़े असर हैं। पहला, ये महिला एथलीटों के लिए रोल मॉडल तैयार कर रहा है। छोटी छोटी लड़कियां अब सिर्फ विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं बल्कि स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर जैसा बनना चाहती हैं। दूसरा और तीसरा असर क्या है? दूसरा है आर्थिक पहलू। WPL ने दिखाया है कि महिला क्रिकेट में भी पैसा है। इससे ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, सबकी रुचि बढ़ी है, जिससे खिलाड़ियों की कमाई बढ़ी है। हाँ, और ये एक वायबल प्रोफेशनल करियर मतलब एक पेशेवर करियर का रास्ता बना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक बदलाव। जब करोड़ों लोग लड़कियों को मैदान पर आक्रामक रूप से खेलते, जीतते और जश्न मनाते देखते हैं तो ये लैंगिक समानता को लेकर बनी पुरानी धारणाओं को तोड़ता है। ये खेल के मैदान से शुरू होकर समाज तक पहुंचने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो आज की इन सभी सुर्खियों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक टीचर का वैश्विक सम्मान, एक बी स्कूल की टॉप रैंकिंग, सैन्य शक्ति में बढ़त और खेल के मैदान पर दबदबा। ये सब अलग अलग खबरें हैं, पर इनमें कोई मुश्तरका धागा है क्या? बिल्कुल है। ये मुश्तरका धागा है आत्मविश्वास का। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ दुनिया के नियमों का पालन नहीं कर रहा बल्कि कई क्षेत्रों में नियम तय करने की क्षमता दिखा रहा है। चाहे वो शिक्षा में इनोवेशन हो, अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी हो या फिर क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम करना हो, हर खबर एक ही कहानी कह रही है। भारत अब दुनिया में अपनी जगह बना नहीं रहा बल्कि अपनी शर्तों पर उसे परिभाषित कर रहा है। ये दिखाता है कि विकास सिर्फ आर्थिक या सैन्य नहीं हो रहा बल्कि चौतरफा हो रहा है। ज्ञान, शक्ति और खेल भावना सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक राष्ट्र के रूप में हमारे आने वाले कल की एक झलक है। सही कहा। और यह हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है।